वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। हम इकोनॉमिक्स क्लास में आपका स्वागत है। हम क्या पढ़ रहे थे? हम वस्तु के प्रकार पढ़े थे लास्ट टाइम आपने, है ना। वस्तु के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ गुड्स। इससे पहले हमने मांग के बारे में पढ़ा था। अब दोनों चीज़ों से मिलकर एक चीज़ बनती है, उसको हम कहते हैं मांग की लोच। ठीक है ना। अब टॉपिक हमारा क्या है? मांग की लोच। मांग की, इसमें कोई हैंग हो गया। अच्छा, ये जो मांग होती है यानी कि डिमांड, लोच का मतलब होता है इलास्टिसिटी। देखो मांग का नियम क्या कहता है? मांग का नियम ये कहता है कि अगर आप किसी चीज़ के प्राइस में, किसी चीज़ का प्राइस है ना, प्राइस आप बढ़ाते हो तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। और वैसी बात है कि चीज़ का प्राइस बढ़ा दोगे तो डिमांड उसकी कम हो जाएगी, और किसी चीज़ का प्राइस कम कर देते हो तो डिमांड उसकी बढ़ जाएगी। तो ये क्या होता है? ये मांग का नियम है। तो जो इस नियम को फॉलो करते हैं, जो वस्तु इस नियम को फॉलो करती हैं, उसे हम क्या कहेंगे? लोचदार। यानी कि उसमें इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी, लोच को मतलब इलास्टिसिटी। इलास्टिक का तो पता है आपको, जो चीज़ खिंचने वाली, यानी कि इसमें क्या हो रहा है? अगर प्राइस में प्राइस में कुछ फ्लक्चुएट हो रहा है प्राइस, तो डिमांड में भी फ्लक्चुएशन हो रही है, वो भी ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। और जो इस नियम को फॉलो नहीं करता, यानी कि आप प्राइस में, आप ये प्राइस है, प्राइस को आप बढ़ा दो या आप कम कर दो, डिमांड पर नो चेंज, डिमांड पर कोई फ़र्क ही ना पड़े, तो उसको हम क्या कहेंगे? उस पर कोई इलास्टिसिटी है ही नहीं, उसकी मांग की लोच क्या है? वो जीरो है। ठीक है ना। यानी कि उस वस्तु को हम क्या कहेंगे? बेलोच कहेंगे। क्या कहेंगे? बेलोच कहेंगे। ठीक है। तो मांग की लोच, ठीक है, यानी कि इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, ठीक है। तो थोड़ा सा आपके दिमाग में एक वो बन गया होगा, एक फिगर, कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है। पहले हमने जो वस्तु के प्रकार पढ़े थे यानी टाइप्स ऑफ गुड्स, उसमें हमने मेनली कितने टाइप्स की वस्तु थी? 4 तरह की, है ना। देखो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमने जो वस्तु पढ़ी थी वो थी पूरक वस्तु। पूरक वस्तु, ठीक। पूरक वस्तु में ऐसा होता है कि जैसे हम एग्जाम्पल ले लो इसमें, कार का और पेट्रोल का, यानी कि जो एक दूसरे से पूरी हो जाए। कॉम्प्लीमेंट्री वस्तु यानी कि पूरक वस्तु क्या? जो एक दूसरे के बिना अधूरी है। अगर कार के साथ पेट्रोल नहीं है तो कार का कुछ नहीं हो सकता। यानी कि अगर आप कार के प्राइस आपने बढ़ा दिए तो पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो कार के आप प्राइस बढ़ा दोगे, है ना, तो कार लोग कम खरीदेंगे तो पेट्रोल की डिमांड भी कम हो जाएगी। ठीक, इसका उल्टा कर लो, कार के प्राइस आपने कम कर दिए तो पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ जाएगी। ठीक है ना। ये थी पूरक वस्तु। दूसरी थी प्रतिस्थापन वस्तु। प्रतिस्थापन वस्तु, ठीक है। प्रतिस्थापन वस्तु में होता है, यानी कि इसमें आपको 2 चॉइस होती हैं आपके पास। तो प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक। जैसे एग्जांपल हमने लिया था किसका? जियो का और एयरटेल का। ये कोई भी सिम ले लेते हैं, एयरटेल का। अगर आपने जियो के प्राइस बढ़ा दिए, ठीक है, तो एयरटेल की डिमांड कम नहीं होगी, एयरटेल की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि लोग इस पर शिफ्ट हो जाएंगे। ये क्या थी? प्रतिस्थापन वस्तु। और थी आपकी आरामदायक वस्तु। आरामदायक, इसको आप कहते हैं विलासतापूर्ण भी कहते हैं। विलासतापूर्ण, आरामदायक, यानी कि इसमें सारी लग्जीरियस सामान आता है। तो सबसे ज़्यादा फॉलो, जो मांग के नियम को सबसे ज़्यादा फॉलो कौन करता है? यही वाला। अगर लग्जीरियस सामान, जैसे कि इसमें सोना चांदी आ जाएंगे, है ना, एसी जैसी चीज़, और भी आईफोन, है ना, इस तरह की चीज़ें इसमें आती हैं। सपोज करो अगर इनका रेट कम हो जाए, सबसे ज़्यादा पब्लिक क्या चाय कॉफ़ी एयरटेल ये सब लेना भागेगी या फिर इन्हीं को लेना भागेगी? इनका प्राइस, एक तरफ तो सोने का प्राइस कम हो रहा है और दूसरी तरफ एक कार का प्राइस कम हो रहा है, तो लोग क्या खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे? सोना। ठीक है। तो इन्हीं पर मांग का नियम सबसे ज़्यादा फॉलो करता है। ठीक। एक हमने पढ़ी थी आवश्यक वस्तु। आवश्यक वस्तु, क्योंकि अगर आपको ये अपने एक बार ये रिवाइज कर लेना तो आप ये पढ़ना ईजी हो जाएगा, समझना। ठीक है ना। आवश्यक वस्तु पर मांग का नियम फॉलो नहीं करता। आवश्यक वस्तु जो होती है इस पर मांग का नियम फॉलो नहीं करता, मांग का नियम फिट नहीं बैठता। देखो एग्जाम्पल समझो, जैसे दवाई है, इसका एग्जाम्पल क्या है? दवाई, नमक, दवाई और नमक। ठीक है। अगर इन दोनों का आपने प्राइस बढ़ा दिया,
दवाई हो या नमक हो, इन दोनों का आपने प्राइस बढ़ा दिया तो क्या इनकी डिमांड कम हो जाएगी? नहीं भाई, अगर किसी को कोई बीमारी हो, दवाई लेनी है उसको, तो चाहे दवाई कितनी भी महंगी हो वो उतनी ही खरीदेगा, ठीक है ना। या फिर इसका उल्टा कर लो, अगर आपने उसका प्राइस कम कर दिया, प्राइस उसका कम कर दिया, तो तब क्या लोग ज़्यादा दवाई खरीदने लेंगे? नहीं, डिमांड बढ़ेगी नहीं। तो इस पर क्या होता है, मांग का नियम फॉलो नहीं करता, ठीक। मांग का नियम फॉलो नहीं करती कौन सी? आवश्यक वस्तु। एक पढ़ी थी हमने फिर, 3 अलग पैसे के हिसाब से थी वो, है ना, श्रेष्ठ वस्तु, श्रेष्ठ, घटिया और गिफन, ठीक है ना। श्रेष्ठ वस्तु होती है जो आपकी आवश्यकताओं को सबसे मतलब 100% पूरा कर दे, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था बाइक का, कि किसी को बाइक चलाने का शौक है तो उसके पास है कोई स्प्लेंडर या हीरो होंडा टाइप, लेकिन वो हीरो होंडा जो उसके पास है वो उसको 100% सेटिस्फाई नहीं करती, क्योंकि उसको क्या है, बाइक पसंद है, उसको क्या चाहिए, उसको स्पोर्ट्स बाइक चाहिए। तो अगर हम स्प्लेंडर इन सब की बात करें, क्या जाएंगे इसमें, घटिया में। लेकिन जो KTM जैसी बाइक है या फिर कोई भी जो स्पोर्ट्स बाइक होती है अच्छी अच्छी, वो क्या है, वो श्रेष्ठ वस्तु है, ठीक। लेकिन घटिया में भी जो सबसे घटिया होती है, घटिया में जो सबसे घटिया होती है वो होती है गिफन वस्तु। घटिया में सबसे घटिया क्या है, गिफन वस्तु, गिफन वस्तु है, ठीक है। तो गिफन वस्तु जो होती है मांग का नियम का उल्टा चलता है। उल्टा चलने का मतलब कैसे, अगर आप गिफन वस्तु का प्राइस आप बढ़ा दोगे तो अकॉर्डिंग टू जो ये है रूल ऑफ डिमांड, मांग का नियम जो है, उसके हिसाब से अगर प्राइस बढ़ाते हैं तो डिमांड हम आपकी कम होनी चाहिए, है ना। लेकिन इसमें उल्टा कहने का मतलब ये है, प्राइस बढ़ाने पर भी आपकी डिमांड बढ़ रही है, प्राइस बढ़ाने पर भी डिमांड इसमें बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो गिफन वस्तु बहुत पूछा जाता है कि गिफन वस्तु क्या होता है, मांग के नियम का उल्टा चलता है। अब हम चलते हैं मांग की लोच पर, क्योंकि आपने एक बार ये समझ लिया ना कि क्या मांग है, क्या प्राइस है, किस तरह से बढ़ता है, कब घटता है, मांग का नियम एक्चुअल में है क्या, ठीक। तो तब आप देखोगे कि लोच क्या होती है। लोच मतलब वो जो मांग के नियम को फॉलो करे, जिसमें यानी कि फ्लक्चुएशन की एबिलिटी हो ऊपर नीचे, कि प्राइस ज़्यादा है तो वो डिमांड कम, प्राइस कम तो डिमांड ज़्यादा, ये सब करें, वो क्या है, उसे क्या कहेंगे हम, लोचदार, उसमें इलास्टिसिटी है। और जो ऐसा ना करे उसको हम क्या कहेंगे, बेलोच, यानी कि उसमें इलास्टिसिटी नहीं है, ठीक। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, मांग की लोच निकालने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, E = डेल्टा D अपॉन डेल्टा P। ये दोनों ही परसेंटेज में होते हैं, ये दोनों किस में होते हैं, परसेंटेज में होते हैं, ठीक। यानी कि अब ये तो डेल्टा है, डेल्टा का मतलब क्या होता है, परिवर्तन, चेंजेस। यानी कि कहने का मतलब ये है, जैसे अगर आप कहो कि प्राइस है कोई, है ना, एक तरफ हमने प्राइस रखा, इधर प्राइस होता है और इधर होती है डिमांड, इधर क्या होती है, डिमांड, डिमांड, ठीक है। इधर भी परसेंटेज में, इधर भी परसेंटेज में होगा, ठीक। जैसे प्राइस आपका यहाँ था, प्राइस आपका यहाँ है, तो डिमांड, अगर प्राइस कम है तो डिमांड क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। प्राइस आप और ऊपर ले जाओ तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस इससे भी ज़्यादा ऊपर ले जाएंगे तो डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, यहाँ आ जाएगी। अब सपोज़ यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 80, इसको एक यहाँ पे हमने कर दिया प्राइस, फिर 60 कर दिया, उसके बाद हमने 50 कर दिया, इसके बाद हमने 30 कर दिया, ठीक है ना। प्राइस इस तरीके से बढ़ रहा है, 30, 50, 60, 80। जब प्राइस आपका 80 था, है ना, सबसे ज़्यादा प्राइस था, तो आपकी डिमांड क्या होगी, डिमांड कम होनी चाहिए। सपोज डिमांड आपकी यहाँ हो गई, यहाँ पे डिमांड मान लेते हैं हम 100 लोगों ने मांगा, यहाँ पे 200 लोगों ने मांगा और यहाँ पे 300, ठीक है ना। परसेंटेज में है, ध्यान रखना परसेंटेज में है ये। तो यहाँ तो अगर आप फॉर्मूला यूज़ करोगे ये, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगी, ठीक है। तो इसमें आपको घबराना नहीं है। अब जब देखो, जब प्राइस आपने 80 किया था तो डिमांड तो उससे 100 लोगों ने मांगा था, ठीक। जब आप प्राइस आपने 60 कम कर दिया तो उसे 200 लोगों ने मांगा होगा, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे कट लगा, यहाँ पे कट हुआ, ठीक। प्राइस आपने बहुत कम कर दिया, 30 कर दिया, तो उसकी डिमांड कितने लोगों ने करी, 30 लोगों ने डिमांड की उसकी, ठीक है ना। अब इसका कर्व कैसा बना, इसका कर्व बना, जहाँ कट हुआ वहाँ पे लगा दो,
ये सही नहीं बना मेरे से, थोड़ा सा इसको गोल करना पड़ेगा ना। इसका कर्व बनेगा कुछ ऐसे, ठीक है। यहाँ कट था और एक ये वाला यहाँ कट था और एक ये वाला ये यहाँ कट था, ठीक है। इसका कर्व कैसे बना ऐसे, ये ग्राफ यानी कि इसका क्या बना, कर्व बना, ग्राफ का कर्व, ये तो ग्राफ है, ये क्या बना, इसका कर्व बना। तो अगर आप इसको फॉर्मूले से निकालो, फॉर्मूले से निकाल के प्रूफ करते हैं इसको। E इक्वल्स टू कितना चेंजेस है डिमांड में, 30 से कितना हो गया, 80 हो गया। कितने का चेंजेस हुआ, पहले तो प्राइस में, प्राइस तो आएगा नीचे, है ना। यहाँ देखो 100 से कितना हो गया, 300 हो गया, तो कितने का चेंजेस आया, 200 का, ठीक। और यहाँ पे 80 से मतलब 30 से कितना पहुँच गया, 80 पहुँच गया, कितने का चेंजेस हुआ, 50 का, 50 का। 0 से 0 और 5 4 से 20, तो E इक्वल्स टू 4, E इक्वल्स टू 4। तो E इक्वल्स टू 4 यानी कि क्या है, E है ग्रेटर देन 1, E ग्रेटर देन 1 है। पहले आप ये बताओ कि ये जो भी ये वस्तु है ना, जो हमने एग्जाम्पल है, जो ये वस्तु है ये लोचदार है नहीं है, और बिल्कुल लोचदार है, क्योंकि फ्लक्चुएशन हो रहा है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड ज़्यादा हो रही है, ठीक है ना। तो क्या वस्तु तो लोचदार है, ये तो आप समझिए, वस्तु क्या है, लोचदार है। अब हमने लोचदार निकाला तो क्या है हमारा, ई का आंसर है हमारा 4, तो ये क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो ई ग्रेटर देन 1 को हम क्या कहेंगे, लोचदार। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ई ग्रेटर देन 1, ये क्या है, लोचदार, लोचदार, ठीक है ना। ई ग्रेटर देन 1 लोचदार, ये क्या बना, ई ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, ठीक, क्या है, लोचदार। अब इसके साथ ही आप दूसरा समझो, ये तो आपको ग्राफ समझ आ गया, ग्राफ भी आता है। ये पूछेगा कि जो ग्राफ बना है इसका ग्राफ कैसे बनेगा, बहुत छोटा सा बनाती हूँ मैं, यहाँ पे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसा बन गया इसका ग्राफ, दिख रहा है ऐसे बन गया इसका ग्राफ, ठीक है। अब दूसरे लेवल पर चलते हैं। एक ऐसा हो सकता है कि देखो, अगर प्राइस जो है हमारा, प्राइस सपोज करो 3 आया, प्राइस में जो चेंजेस है, प्राइस नहीं, प्राइस में चेंजेस, डेल्टा का मतलब क्या, इसमें चेंजेस, ठीक है ना, यानी कि प्राइस में परिवर्तन, और यहाँ पर ऊपर भी क्या है, डिमांड में परिवर्तन, उसमें मांग में परिवर्तन। अगर प्राइस में जो परिवर्तन है 3 है, प्राइस में परिवर्तन क्या है, 3 है, और डिमांड में परिवर्तन भी 3 है, तो ये क्या आ जाएगा, ये एक आंसर आ जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर हमें E ग्रेटर देन 1 लेकर आना है, E ग्रेटर देन 1 लेकर आना है, तो डिमांड में जो चेंजेस है उसकी वैल्यू, ये जो डिनोमीटर है इससे कम से कम ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि 3 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप 4 भी कर दो उसको तो 1 से ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है ना, तो वो क्या होगी, आपकी लोचदार वस्तु होगी। क्लियर। अब देखते हैं ग्राफ पे, देखो ऐसा भी हो सकता है कि सीधा नहीं बना भाई, ये इसको सीधा बनाओ पहले, ठीक है। इधर क्या लिखते हैं हम, प्राइस, इधर लिखेंगे हम डिमांड। ये ध्यान रखना, इधर प्राइस होता है, इधर डिमांड होता है। आप जितना ऊपर जाओगे प्राइस इंक्रीज होगा, ठीक है। जितना आप राइट साइड जाओगे यानी कि दाएं तरफ जाओगे तो आपकी डिमांड इंक्रीज होगी, ठीक है। यानी कि दाएं बाएं वाला एरिया किसका है, डिमांड का, ऊपर नीचे वाला एरिया किसका है, प्राइस का, ठीक है। ऊपर वाला एरिया किसका, प्राइस का। अब E ग्रेटर देन 1 कैसा था ये तो हमने देख लिया, इसका हमने ग्राफ भी देख लिया। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि देखो, जितना आप प्राइस आपने बढ़ाया, जितना आपने प्राइस बढ़ाया है ना, उसी के अप्रोक्स इतनी ही आपकी क्या होगी, डिमांड। प्राइस बढ़ाओगे तो डिमांड उतनी ही कम होगी। सपोज डिमांड आगे होगी आपकी यहाँ पे, डिमांड होगी यहाँ, ठीक। अब आपने प्राइस और कम कर दिया तो डिमांड बढ़ेगी, तो डिमांड कहाँ बढ़ेगी, यहाँ आ गई, ठीक है, डिमांड आ गई यहाँ। तो इसको आगे बढ़ाओ और इसको यहाँ पे टच कर दो, यहाँ क्रॉस हुआ, यहाँ क्रॉस हुआ। फिर आपने प्राइस को और कम कर दिया, प्राइस को और कम कर दिया तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो डिमांड कहाँ बढ़ेगी, इतनी दूर आके डिमांड आपकी बढ़ गई, डिमांड होगी यहाँ पे, ठीक है। अब इसका क्या बना, इसका जो क्या कहते हैं ग्राफ, इसका ग्राफ कैसे बना, इसका ग्राफ बना बिल्कुल सीधा। ग्राफ कैसे बना, बिल्कुल सीधा, ठीक है, बिल्कुल सीधा। भाई ये तो लाइन लेनी पड़ेगी,
बिल्कुल सीधा, ठीक है। ग्राफ कैसा ना, बिल्कुल सीधा। देखो इसमें और उसमें फ़र्क क्या है, इसका मतलब हो जाए, इसको हम क्या कहेंगे, जितना जितना प्राइस बढ़ा रहे हो उसी सीक्वेंस में डिमांड आपकी कम हो रही है। जितना आपने प्राइस बढ़ाया उतनी ही आपकी डिमांड कम होगी, फिर जितना आपने प्राइस कम किया उतनी ही डिमांड बढ़ गई, यानी कि एक सीक्वेंस में। तो इसलिए इसका ग्राफ क्या बना, सीधा बना। यानी कि ये वाली कंडीशन आ गई कि अगर डिमांड में चेंजेस, डिमांड में डेल्टा डी की वैल्यू डिमांड में चेंजेस, डिमांड में चेंजेस आपकी 2 है, तो प्राइस में चेंजेस भी आपकी 2 है, बिल्कुल सीक्वेंस में। जैसे जैसे आप प्राइस बढ़ा रहे हो उतने ही डिमांड पे फ़र्क पड़ रहा है, उतनी ही आपकी डिमांड बढ़ रही है। तो इसलिए ये क्या हो, बिल्कुल सीधी लाइन आई, ठीक है। तो इसको आप क्या करो, देखो इस कंडीशन से जितनी आपकी डिमांड में चेंजेस उतनी आपकी प्राइस में चेंजेस, तो एक आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि E = 1, E = 1 भी हो सकता है, ऐसी कोई वस्तु भी हो सकती है, E = 1 हो सकता है। तो E = 1 को हम क्या कहते हैं, इकाई लोच। क्या कहते हैं, इकाई लोच, इकाई लोच। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अभी हमने बनाया सीखा है ऐसे, और ये हो गया ऐसे। ग्राफ कैसे हो गया इसका, ऐसे हो गया, ठीक। देखो और क्या कंडीशन हो सकती है, और कंडीशन ये भी हो सकती है कि प्राइस जो है ना, प्राइस तो आपका बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे, ठीक। प्राइस आपका जितना भी बढ़ रहा है लेकिन डिमांड पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। जैसे कि हम कहें इधर प्राइस इधर डिमांड, ठीक। प्राइस मैंने यहाँ किया है ना, मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे 10 रुपये थे, यहाँ पे 20 हो गए, यहाँ पर 40 हो गए, और यहाँ पे मैंने 100 रुपये कर दिए, यहाँ मैंने 100 रुपये कर दिए। और यहाँ मान लेते हैं हम 50 लोग हैं, ठीक है ना, 50 लोगों की डिमांड है। अब हमारा जो प्राइस है, जो हमारा प्राइस है, जब हमने क्या किया, जब 10 रुपये प्राइस था तब भी वो 50 लोगों की ही डिमांड थी, तब भी उसे 50 लोगों ने ख़रीदा। जब प्राइस 20 रुपये किया तब भी वो क्या हुआ, 50 लोगों ने ख़रीदा, ठीक। जब प्राइस आपने 40 रुपये कर दिया उसका, तब भी कितने लोगों ने डिमांड करी, 50 लोगों ने डिमांड करी। और जब बढ़ा के बिल्कुल पीक पर पहुंचा दिया, 100 रुपये कर दिया, तब भी उसको कितने लोगों ने ख़रीदा, तब भी उसको 50 लोगों ने ख़रीदा। तो आप ये बताओ, ये वस्तु लोचदार होगी या बेलोच होगी, ये वस्तु लोचदार होगी या बेलोच होगी। यानी कि आप प्राइस में चेंजेस कर रहे हो, प्राइस को आप बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, डिमांड पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो ऑब्वियस सी बात है बेलोच होगी, लोचदार तो है ही नहीं, मांग के नियम को फॉलो ही नहीं कर रही, ठीक है ना, मांग के नियम को फॉलो ही नहीं कर रही। तो अगर फॉर्मूले से देखें तो प्राइस में तो चेंजेस है, प्राइस में कितना है, 10 से 100 पहुँच गया, 90% का है, तो 90 आ जाएगा नीचे, और डिमांड में तो चेंजेस है ही नहीं, डेल्टा का मतलब क्या, चेंजेस, तो डिमांड में चेंजेस तो है नहीं, तो ऊपर आ जाएगा 0, ऊपर आ जाएगा 0। अब 0 को आप किसी से भी डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आना है, 0 आएगा। तो इस कंडीशन में E बराबर क्या हो सकता है आपका, 0 भी हो सकता है, E बराबर 0 भी हो सकता है। और ये वस्तु कैसी थी, वस्तु कैसी थी, ये बेलोच थी, वस्तु कैसी थी, ये बेलोच थी, ठीक है ना। इसका ग्राफ कैसा बना, ऐसा, ग्राफ कैसा बना इसका, ऐसा, इधर P इधर D। अच्छा ये होगी कौन सी वस्तु, ये होगी आपकी जरूरी कोई दवाई होगी या कोई नमक होगा, ठीक है ना। प्राइस आप कितने भी ऊपर नीचे कर रहे हो, डिमांड पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो कौन सी वस्तु क्या हो सकती है, आवश्यक वस्तु। आवश्यक वस्तु का एग्जाम्पल दवाई या फिर नमक या और भी कोई ऐसी चीज़, ठीक है ना, वो सब इसमें आ जाएंगी। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका ये होगा, इसमें आपको तो ये ग्राफ दे देगा, ठीक है ना, तो पूछेगा कि ये वस्तु लोचदार है या बेलोच है या इकाई लोच है या फिर क्या बताती है, अभी 3 ही बताएंगे, ठीक है, या फिर इन सब में से पूछ लेगा। या आपको ये दे देगा कि अगर मैं कहूँ E > 1 तो वस्तु लोचदार है, बेलोच है, क्या है, ऑब्वियस सी बात है लोचदार है। अगर मैं कह दूँ E = 1 तो क्या है, वो इकाई लोच है, यानी कि जितना चेंजेस प्राइस में उतना ही चेंजेस डिमांड में, ठीक। अगर मैं कहूँ कि E = 0 तो प्राइस तो चेंज हो रहा है लेकिन आपका डिमांड चेंज नहीं हो रहा, डिमांड चेंज नहीं हो रहा। अच्छा एक ऐसा हो सकता है, जैसे हमने यही चीज़ हमने ग्राफ बनाया, इधर P इधर D, प्राइस डिमांड। अगर आप क्या करो कि प्राइस जो है, प्राइस को आप बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ,
प्राइस आपने बढ़ा दिए, ठीक है ना। प्राइस आप कितना भी कर रहे हो, आपने पहले प्राइस यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, ठीक। और उसकी डिमांड जो है ना, डिमांड उसकी बढ़ते जा रही है, यानी कि ये तो हो जाएगा ये वाला। प्राइस आप कितने भी करो, डिमांड सेम रहेगी, तो क्या आपकी बेलोच वस्तु है, ई बराबर 0। लेकिन अगर प्राइस है ना, इसको देखो फिर से देखो, अगर प्राइस आपका यहाँ है, प्राइस आपका यहाँ है, यहाँ सपोज करो 100 रुपये है, 100 रुपये है, ठीक है ना, 100 रुपये है। लेकिन प्राइस में तो आपने चेंज नहीं किया, प्राइस में आपने कुछ भी चेंज नहीं किया, एक ही प्राइस का है 100 रुपये। लेकिन डिमांड उसकी धड़ाधड़ बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही है। तो डिमांड, प्राइस तो भाई ऊपर बढ़ता ही तो बढ़ गया जितना बढ़ना था, लेकिन डिमांड तो इधर बढ़ेगा। तो आप यहाँ पे लाके इधर कहीं टच करने की ज़रूरत है नहीं, टच तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि पता ही नहीं है कहाँ। अगर एक पॉइंट है कि आपकी डिमांड यहाँ आ गई, तो आप इसको आगे बढ़ाते हैं और फिर इसको ऊपर बढ़ाते हैं, यहाँ पे कट कर देते हैं, ऐसे ही होता है। लेकिन अब आपको डिमांड का पता ही नहीं, डिमांड तो कंटिन्यू बढ़ते जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो आपको प्राइस तो यहाँ आ गया, ठीक है ना, प्राइस तो यहाँ आ गया, अब डिमांड का पता ही नहीं है, तो आप इसको तो नीचे तो मिला नहीं सकते। तो ये ग्राफ हो गया क्या, बिल्कुल ऐसा। ग्राफ कैसे हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है ना। तो इसको आप क्या कहोगे, इसको, इसमें क्या होगा, देखो प्राइस में चेंजेस नहीं है, यानी कि जो हमारा डेल्टा डी है, डेल्टा डी में तो चेंजेस क्या है, डेल्टा डी में चेंजेस इन्फिनिटी पता ही नहीं कितना है, तो मैं इसको डेल्टा डी लिख रही हूँ, ठीक है। लेकिन प्राइस में चेंजेस है ही नहीं, प्राइस क्या आपका 0 है, प्राइस में चेंजेस है ही नहीं, तो ये डेल्टा पी क्या वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। भाई चेंजेस, डेल्टा का मतलब क्या है, चेंजेस। अब चेंजेस है ही नहीं तो उसकी वैल्यू होगी 0, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या आएगा, ये ई इक्वल्स टू इन्फिनिटी, और इसको आप क्या कहोगे, पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः लोचदार। तो ये कंडीशन भी हो सकती है, यानी कि ई इक्वल्स टू इन्फिनिटी, इसको आप क्या कहोगे, पूर्णतः लोचदार। वैसे तो ऐसा कुछ होता नहीं, ये कंडीशनल हो सकता है, ये कंडीशनल तो हो सकता है इमरजेंसी टाइम पे, है ना, कि प्राइस तो है लेकिन तब भी धड़ाधड़ डिमांड बढ़ती जा रही। जैसे कोरोना में मास्क, है ना, कोरोना में जो मास्क था, ये कितने भी जिसने बेचा, एक प्राइस जो भी था, लेकिन डिमांड उसकी धड़ाधड़ बढ़ रही थी। तो एक कंडीशनल, एक इमरजेंसी में केस हो सकता है, नॉर्मली ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपने कितने केस पढ़ लिए, 4 पढ़ लिए, ठीक है ना, 4 केस पढ़ लिए। एक आई लोच हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कौन सा बचा, ई लेस देन 1 बचा। ई लेस देन 1 भी हो सकता है। देखो ई लेस देन 1 कब होगा, ई लेस देन 1, लेस देन 1 कब हो सकता है, जब डिमांड में चेंजेस तो क्या हो, कम हो, और प्राइस में चेंजेस ज़्यादा हो, तभी तो होगा लेस देन 1। यानी कि हम, अगर मैं ऊपर लिखूं 3 और नीचे लिख दिया मैंने 5, तो डिमांड में चेंजेस तो कम है और प्राइस में चेंजेस ज़्यादा है, प्राइस में चेंजेस ज़्यादा है। तो ऐसी वस्तु को आप क्या कहोगे, ऐसी वस्तु को क्या कहोगे, लोचदार, इकाई लोच, बेलोच, या फिर पूर्णतः लोचदार, इसको क्या कहोगे, ई लेस देन 1 को बेलोच होगी। क्योंकि भाई बेलोच क्यों होगी, लोचदार का मतलब अगर प्राइस आप बढ़ा रहे हो तो डिमांड आपका कम हो रहा है, ठीक है ना, डिमांड कम हो रही है। लेकिन उस कंडीशन में क्या हो रहा, अगर ऊपर हमारा 1 है, यानी कि डिमांड में चेंजेस सिर्फ 1 है और प्राइस में चेंजेस बहुत ज़्यादा है, तो वो वस्तु लोचदार तो है, लेकिन उसको क्या कहेंगे, बेलोच कहेंगे, नहीं बहुत कम लोच, बहुत ही ज़्यादा कम लोच। तो ई लेस देन 1 भी हो सकता है, ई लेस देन 1 भी हो सकता है। इसको आप क्या कहोगे, ई लेस देन 1 को, ई लेस देन 1, ये भी हो सकता है, ई लेस देन 1 भी हो सकता है। इसको क्या कहोगे, बेलोच, ई लेस देन 1 को बेलोच। इसको आप कर लो पूर्णतः बेलोच, ये तो होगी बेलोच, बेलोच, ठीक है। इसको पूर्णतः बेलोच कर लो, पूर्णतः बेलोच, बिल्कुल बेलोच थी ये तो, पूर्णतः बेलोच, ठीक है ना, पूर्णतः बेलोच। ग्राफ कैसे, इसका ऐसे और क्या हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। और पूर्णतः लोचदार ऐसे और ऐसे, ठीक है ना।
ये हो गया ग्राफ। अगर आप ये जो वैसे एक चीज़ और है कि यहाँ जो फॉर्मूला है ना सिर्फ आपके परसेंटेज पर ही लगेगा। जब एक दूसरा फॉर्मूला होता है वो लगेगा कि नॉर्मली आपको पैसे दे देंगे कि 10 रुपये की चीज़ है, इतने लोगों ने मांगी, इतने रुपये की चीज़ है, इतने लोगों ने मांगी। ये ध्यान रखना, ये परसेंटेज वाला मेथड है, ठीक है ना, परसेंटेज वाला। तो इसमें क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे, ये क्लियर है। कितनी कंडीशन थी हमारी? 5 थी। 5 कंडीशन थी। एक तो है E ग्रेटर देन 1। E ग्रेटर देन 1 तो क्या कहेंगे? लोच, यानी कि लोचदार। E ग्रेटर देन 1 लोचदार। E ज़्यादा है, अभी इतना ज़्यादा हो गया कि वो अनंत हो गया, तो E इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो इसको हम क्या कहेंगे? पूर्णतः लोच, पूर्णतः लोच, ठीक। तीसरी कंडीशन E बराबर 0 तो क्या है? इकाई लोच। तो क्या है? इकाई लोच, इकाई लोच। ये तो लोच लोच वाले हो गए। अब आ जाओ बेलोच पर। जब E ग्रेटर देन 1 लोचदार है तो E लेस देन 1 क्या हो जाएगा? बेलोच। तो E लेस देन 1 बेलोच, E लेस देन 1 बेलोच। इसके लास्ट कंडीशन क्या थी? E इक्वल्स टू 0। यहाँ तो लेस देन है, E 1 से कम है। अब 1 से कम तो सिर्फ 0 हो सकता है, तो 0 से कम तो हो नहीं सकता। तो E अब 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगी? पूर्णतः बेलोच, ठीक है ना, पूर्णतः बेलोच। क्या हो जाएगी? पूर्णतः बेलोच, ठीक। तो ये क्या थी? हमारी 5 कंडीशंस थी। तो आपको ये नहीं देगा, आपको ऑप्शन देगा, इनमें से आपको 4 ऑप्शन देगा। जैसे मैं कहूँ कि E ग्रेटर देन 1 ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है आपका E इक्वल्स टू 0, है ना, और सी ऑप्शन है E इक्वल्स टू 1, और डी ऑप्शन है E लेस देन 1, ठीक है। इनमें से बताओ कि लोचदार कौन सी है? लोचदार वस्तु कौन सी है? लोचदार वस्तु ऑब्वियसली बात है कौन सी है? E ग्रेटर देन 1। और अगर मैं कहूँ कि क्या बेलोच कौन सी है? बेलोच कौन सी इनमें से? E बराबर 0, ये तो है पूर्णतः बेलोच। E बराबर 0 पूर्णतः बेलोच, और E बराबर 1 इकाई लोच। E लेस देन 1 बेलोच। ये बेलोच, पूर्णतः बेलोच, इकाई लोच, लोचदार। और पूर्णतः लोचदार हो जाएगी E इक्वल्स टू इन्फिनिटी, अनंत, ठीक है ना। डिमांड का पता ही नहीं कहाँ जा रही है, क्लियर। अब ग्राफ पे चलते। ग्राफ कैसे कैसे पूछेगा? आपको दे देगा कि 4 ग्राफ दिए, ठीक। एक था आपका ग्राफ, एक था ऐसा, एक था ऐसा, ठीक, एक था ऐसा, और एक था ऐसा, ठीक। इनमें से बताओ कि जो 4 आपको ग्राफ दिए गए हैं, इन चारों में से नमक का उदाहरण क्या है? नमक के लिए जो नमक वस्तु है, नमक के लिए कौन सा ग्राफ बनेगा? नमक के लिए ग्राफ कौन सा बनेगा? देखो नमक क्या है? नमक आपकी आवश्यक वस्तु है, यानी कि नमक क्या है? बेलोच है। भाई डिमांड, प्राइस आप कितना भी बढ़ा लो या घटा लो, डिमांड पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो ऐसा सोचो, ऐसा कहाँ है कि प्राइस आप बढ़ा रहे हो, प्राइस आप बढ़ाए जा रहे हो, प्राइस तो डिमांड के आगे पीछे हो रही है, डिमांड तो यहीं पर टिक गई, और प्राइस देखो कितना, भाई ये ऊपर जा रहा है, ऊपर तो जा रहा है ना, ये ऊपर चला गया, लेकिन इधर तो नहीं हो रहा, ये एक जगह है। तो ये क्या है? ये है बेलोच। अब बेलोच को आप क्या कहोगे? बेलोच को आप क्या कहोगे? देखो डिमांड आएगा ऊपर, डेल्टा डी अपॉन डेल्टा पी। डिमांड आएगा ऊपर, डिमांड में फ़र्क नहीं पड़ रहा, 0 पी एक कुछ भी है, मैं मान लेती हूँ 5 में 5 चेंजेस है, तो 0 यहाँ आना है, तो E इक्वल्स टू 0। ये क्या है? E इक्वल्स टू 0। तो नमक को उदाहरण कौन सा हो जाएगा आपका? ये पूछ लेगा कौन सा बेलोच है, यही है, ठीक। ये क्या है? E ग्रेटर देन 1, यानी कि लोचदार, लोच, ठीक है। E ग्रेटर देन 1 यानी कि लोच। इसमें जिस तरीके से प्राइस बढ़ रहा था, पहले तो प्राइस बढ़ने से डिमांड क्या होगी? थोड़ी सी कम हुई, फिर एक सीक्वेंस में डिमांड बढ़ गई, है ना। क्योंकि ये देखो, ये जो ग्राफ है, ये जो क्या कहते हैं इसको, ढाल है, ये ढाल
पहले तो ये नीचे आ रहा है, जैसे जैसे ही नीचे आ रहा है वैसे वैसे दाएं तरफ जा रहा है, तो ऊपर नीचे किसके लिए? प्राइस के लिए, और जो लेफ्ट राइट किसके लिए? दाएं तरफ जा रहा है, वो डिमांड के लिए। तो यानी कि लोच तो है ना, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक, अब इसमें क्या है, इसमें जितना आप प्राइस बढ़ा रहे हो, जिस सीक्वेंस से आपने प्राइस बढ़ाया उसी सीक्वेंस से आपकी डिमांड बढ़ रही है, कि यहाँ टच करोगे यहाँ जाएगा, यहाँ टच करोगे यहाँ जाएगा, तो बिल्कुल एक सीधी लाइन बन गई। तो इसको हम क्या कहेंगे? इकाई लोच। जितना चेंजेस डिमांड में उतना ही चेंजेस प्राइस में, तो E इक्वल्स टू 1, इकाई लोच। ठीक, अब इधर देखो, प्राइस एक जगह टिक गया और डिमांड का पता ही नहीं कहाँ जा रही है, डिमांड तो रुकी नहीं रही, डिमांड का पता ही नहीं है। तो इसमें क्या होगा? नीचे आ जाएगा 0 और ऊपर आ जाएगी कोई वैल्यू, तो उसका भी पता ही नहीं क्या वैल्यू है, वो है अनंत, बढ़ती जा रही है, तो क्या है वो? क्या आ गया? अनंत आ जाएगा। तो E इक्वल्स टू इन्फिनिट। तो ये क्या है? ये है पूर्णतः लोच, पूर्णतः लोच। ये है बेलोच, यानी कि पूर्णतः बेलोच, पूर्णतः बेलोच, पूर्णतः बेलोच। ठीक, ये क्या है? इकाई लोच, इकाई लोच। अब एक चीज बचती है, कौन सी? बेलोच, यानी कि E लेस देन 1, इसका उल्टा हो जाएगा E लेस देन 1, तो क्या हो जाएगा? E लेस देन 1। ये क्या है? बेलोच, बेलोच। ठीक है, आई होप आपको ये लोच का ये सब क्लियर हो गया होगा। तो ये तो हमने पढ़ा परसेंटेज का, ये किसका पढ़ा हमने? परसेंटेज का। अब दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। देखो, अब तक जो था ये परसेंटेज के ऊपर बेस्ड था, है ना, कि इतनी परसेंट चेंजेस आ गई तो इतने परसेंट से परसेंट कट जाता है, इसलिए मैंने वो आपको सॉल्व करने में मैंने आपको नहीं बताया। शुरू में परसेंट से परसेंट हम काट देंगे, लेकिन फॉर्मूला किसके लिए यूज़फुल है? परसेंटेज के लिए। ठीक है ना, फॉर्मूला किसके लिए यूज़फुल है? परसेंटेज के लिए। ठीक है, तो ये क्या थे? परसेंटेज के लिए थे। अब दूसरी कंडीशन एक होता है, जैसे मैं कहूँ कि जब प्राइस, इधर लिख रही हूँ मैं प्राइस, इधर लिख दिया मैंने डिमांड, डिमांड, और इधर क्या है हमारा? प्राइस, प्राइस है। ठीक है, अब मैंने कहा कि जब मैंने प्राइस कितना रखा था? 100 रुपये रखा था। जब मैंने प्राइस 100 रुपये रखा था तो उसे 200 लोगों ने पसंद किया। जब प्राइस 100 रुपये मैंने रखा तो उसे 200 लोगों ने पसंद किया, 200 लोगों ने खरीदा, 200 लोगों ने मांगा, कुछ भी कहो। ठीक है, अब मैं प्राइस कम कर दे रही हूँ। मैंने प्राइस कितना कर दिया? मैंने 80 रुपये कर दिया। प्राइस कितना कर दिया? मैंने 80 रुपये कर दिया। अब प्राइस कम हुआ, यानी कि डिमांड बढ़नी चाहिए, डिमांड बढ़नी चाहिए। इसको मैंने ज़्यादा लिख दिया, थोड़ा सा कम कर लेते हैं ना, कभी वैल्यू कुछ ज़्यादा आगे पहुँच जाए। जब प्राइस 100 रुपये था तो इसको कितने लोगों ने मांगा? थोड़ा सा छोटी वैल्यू ले लेते हैं। देखो, प्राइस हम मान लेते हैं प्राइस 50 रुपये था। जब प्राइस 50 रुपये था तो इसको 100 लोगों ने मांगा था। प्राइस 50 था तो कितनों ने? 100 लोगों ने डिमांड की। अब प्राइस हम थोड़ा कम कर देते हैं, प्राइस हमने कर लिया सपोज 30 रुपये कर लिया, प्राइस 30 रुपये कर दिया। प्राइस कम हुआ तो आपकी डिमांड ज़्यादा होगी, तो यानी कि अब डिमांड ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं अब इसको 120 लोगों ने मांग लिया। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या परसेंटेज वाला परसेंटेज आप कैसे निकाल दोगे? आपको पता चला कि कितनी परसेंट आपकी प्राइस में हुआ है, कितने परसेंट डिमांड में। ये परसेंटेज वाले से नहीं होगा, इसका फॉर्मूला अलग है, इसका फॉर्मूला है अलग। इसको हम एक साइड कर लेते हैं क्योंकि इसी से आपको सोल्व करके देखेंगे फिर। ठीक, देखो अब फॉर्मूले पे चलते हैं। अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या था वो? E इक्वल्स टू डेल्टा डी अपॉन डेल्टा पी परसेंटेज में। ठीक है, तो यानी कि डी ऊपर रखना है पी, यानी कि डी पी से याद रख लो, डी ऊपर पी नीचे, कभी वहाँ पे पी और डी कर का जो पी अपॉन डी नहीं, डी अपॉन पी। ठीक, इसी से फॉर्मूला बना है। डी क्या रहना चाहिए? हमारा ऊपर रहना चाहिए। तो फॉर्मूला है आपका देखो कौन सा फॉर्मूला है? E इक्वल्स टू D2 माइनस D1 अपॉन D2 प्लस D1। ये तो होगा D वाला ऊपर वाला पोर्शन। अब बटे में क्या है?
P2 माइनस P1 अपॉन P2 प्लस P1। बहुत ईजी सा है, बस ये ध्यान रखना कि D वाला पोर्शन ऊपर है, P वाला डिपार्टमेंट नीचे है। D वाला डिपार्टमेंट ऊपर, P वाला डिपार्टमेंट नीचे। इसको आप चाहे ऐसे कर सकते हैं कोस्ट में, ठीक है। अब सोल्व करते हैं इससे। अब देखो कैसे होगा, बिल्कुल सिंपल है। D2 माइनस D1, D2 इजी, ये क्या है भाई, प्राइस भी आपके दो हैं, डिमांड भी आपकी दो है, तो ये P1 हो जाएगा, ये P2 हो जाएगा, ये D1 है, ये D2 है, ठीक। अब D2 माइनस D1, D2 में से D1 माइनस करोगे तो क्या आ गया, पूरा लिखते हैं 120 माइनस 100 अपॉन D2 प्लस D1 100 प्लस 120, पहले तो 120 लिखना था मुझे, 120 प्लस 100, ठीक है। फिर P2 माइनस P1 30 माइनस 50 अपॉन 30 प्लस 50, 30 प्लस 50, ठीक। आगे सोल्व करते हैं, कितने बचे यहाँ पे 20 और यहाँ पे कितने हो गए 220, 220, ठीक है ना। इसको बड़ा सा कर लेते हैं। सेम ऐसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या होगा, अब देखो ये जो वैल्यू -20 आएगी, लेकिन इससे माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए नहीं लिख रहे। 50 में से 30 गए 20 अपॉन 50 और 30 कितने हो गए 80 हो गए, ठीक। अब आपको पता है कि अंदर अंदर की मल्टीप्लाई होती है, बाहर बाहर की मल्टीप्लाई होती है, या तो मल्टीप्लाई कर लो या फिर आप ऐसे लिख लो अंदर अंदर की, तो इसको आप 20 अपॉन 220 लिखो और इसकी मल्टीप्लाई कर दो नीचे वाले को पलट के, बात एक ही होगी, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करनी इसकी और इसकी, तो इसके सामने हम ये लिख लेंगे 80 और अंदर अंदर की 220 की 20 में मल्टीप्लाई होनी, तो यहाँ पे लिख लेंगे 20। इसको मैंने पलट के लिख लिया, वैसे मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा टफ होता। अब इसको काट पीट कर लो, 0 से ये 0 कट गई, इस 0 से ये 0 कट गई, ठीक है। इस 2 से ये 2 कट गया, अब बचा कितना 8 अपॉन 22। इसको आप 2 से काट लो, 2 चौक 8 और 11 आ गया। तो अब वैल्यू क्या आएगी, पॉइंट में जाएगा 0.3 है ना, 33 यानी कि कितना बचा 7 बचा, तो 66 जो भी है 0.36 आई, क्या है लेस देन 1 है, लेस देन 1 तो हम क्या कहेंगे E लेस देन 1, E लेस देन 1, और E लेस देन 1 को आप क्या कहते हो बेलोच। E लेस देन 1 क्या है, अब ये वस्तु कैसी है बेलोच है, पूर्णतः बेलोच नहीं है, बेलोच है, क्लियर। तो इस फॉर्मूले से ऐसा होगा, ठीक है। तो ये आपका मैंने इलास्टिसिटी आपको पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया, ठीक। नेक्स्ट में 1-2 टॉपिक बचा है बस, इकोनॉमिक्स भी आपकी कंप्लीट होने वाली है और हिस्ट्री तो हो ही गई है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे मार्केट का, ठीक। अब हिस्ट्री कंप्लीट हो गई आपकी और इकोनॉमिक्स की भी 1-2 वीडियो है ना, और हिस्ट्री में भी बस हम गवर्नर जनरल बचे हैं। तो अब नेक्स्ट सब्जेक्ट आपको क्या पढ़ना पसंद है, क्या आप पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए कमेंट करना, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर।